नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं आपकी यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन कर रहे हैं। लेकिन उस लास्ट टाइम हमने आपका जो टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट से। उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ राइट्स वगैरह हो गया, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है ये आपकी स्टेट से स्टार्ट होती है। बार बार आप ये स्टेट का जो वर्ड है ये बार बार आपने पॉलिटिकल साइंस में सुना होगा। हम आज देखेंगे कि स्टेट के बारे में जो अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो थिंकिंग है, जैसे मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में, फेमिनिस्ट क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट निकल के कहां से आया। हम देखते हैं कि जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट किया था उसमें सोक्रेटिस और प्लेटो के बारे में डिस्कस किया था हमने, तब देखा था सिटी स्टेट थे। तब भी मैंने आपको बताया था कि सिटी स्टेट का मतलब क्या है। और उसके बाद आपका रोमन एम्पायर आता है, नेशन स्टेट्स निकल के आते हैं। तो इनका जो हिस्ट्री एवोल्यूशन है वो कैसे होता है, आज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ स्टेट, बेसिकली स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। खैर, यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे ही जो भी वीडियो मैं बनाता हूं, क्योंकि अपनी वीडियो में 1 या 2 दिन का अभी मुझे लगता है कि गैप आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है यूट्यूब पे डालते अपलोड करते आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज भी पोस्ट किए हुए हैं, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और यदि आपको लगता है कि इन वीडियोस का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि लगता है कि कंटेंट को हम और एनहांस कर सकते हैं तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, थ्योरी ऑफ स्टेट। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस जब भी हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, ठीक है। ये आपका इसका मीनिंग है वो है पोलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। अब सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो सोक्रेटिस और प्लेटो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज पे जोर देता हूं कि कोई भी टॉपिक आप आगे जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, वो आप जाके अच्छे से देखें, तब जाके टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे। खैर, अभी हम देखते हैं कि जो सिटी स्टेट का क्या मतलब है। सिटी स्टेट का मतलब यही है, एक सिटी जिसको एज ए स्टेट कंसीडर किया जाए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एवोल्यूशन भी कैसे होता है। जो पहली जो स्टेटमेंट आती है गार्नर की, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट भी और खत्म भी कहां पे हो जाती है, स्टेट पे हो जाती है। कि स्टेट को ही पढ़ते हैं हम, बार बार स्टेट पे जोर दिया जाता है, बार बार स्टेट के फीचर्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। गैडल की जो स्टेटमेंट है वो बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस गेडल के हिसाब से जो स्टडी है ना स्टेट की और गवर्नमेंट की, उसी पे सीमित होकर रह जाती है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हम स्टेट के फीचर्स कब देखते हैं, स्टेट के फंक्शंस के बारे में कब बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपकी साइन हुई थी, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, 1648 में। जिसके बाद एक तो जो 30 ईयर जो वॉर चल रहा था वो खत्म हो जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से। और उसमें ही थोड़ा सा आपके स्टेट के फीचर्स भी बताए जाते हैं, ठीक है। मोंटेविडियो कन्वेंशन है 1933 की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेके 1648 से लेके और वर्ल्ड वॉर सेकंड तक, यहां से लेके हम बेसिकली हम बात करते हैं सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। मेनली फोकस किस पे रहता है हमारा, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक सिर्फ स्टेट पे और स्टेट के फीचर के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 भी हो गया। तो जो पॉलिटिकल थिंकर है वो सोचते हैं कि लानत है हमें कि हम स्टेट को स्टडी करते रह गए, स्टेट के फीचर को स्टडी करते रह गए, और यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 हो गए, हमें इसकी भनक तक नहीं लगी कि ये क्यों हो रहे हैं। एक तो इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार स्टेट को इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को नहीं जान पा रहे हैं कि इतने बड़े वॉर हुए कैसे, क्यों हुए, हम इनके पॉइंट नहीं जान पाए। तो उसके बाद क्या है कि जो नई जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद निकल के आती है, जिसमें आपका आता है बिहेवियर मोमेंट। जिसमें क्या होता है, डेविड ईस्टन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या है, अब हम बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे स्टेट की, जिसमें हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की। पहले तो हम बेसिकली जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, उसमें बेसिकली स्टेट के फीचर जानने की कोशिश करते थे। अब हम क्या करेंगे, जो बिहेवियर जो मोमेंट है ना उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की। और यहां पे पहले तो जहां हम फीचर स्टेट के फीचर पे फोकस करते थे, अब हम स्टेट के फंक्शन पे फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे कि स्टेट कैसे इंटरेक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम से। तब जाके हमें पता लगेगा कि जो इतने बड़े जो वॉर हो गए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों हुए, ये कहां से इनका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। तो ये सब चीजें अब हम स्टडी करेंगे, स्टेट का जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके
बाद तो उसी के टाइम पे आपके बिहेवियरल मोमेंट आपके स्टार्ट हो जाते हैं कि अब हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे। बेसिकली पहले हम जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसमें हम सिर्फ किस पे करते थे, स्टेट पे फोकस रहते थे और बेसिकली स्टेट में भी स्टेट के सिर्फ फीचर्स देखते थे कि स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक फीचर है वो 4 ही बताए जाते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी हो गया, मोंटेविडियो जो कन्वेंशन है ना 1933 का, उसमें भी एक्सेप्ट किया गया था आपका। बेसिकली पहला आपका क्या है, आपकी टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी में कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होगी तो गवर्नमेंट चाहिए, और गवर्नमेंट है तो वो क्या है आपका सोवरेन होना चाहिए, स्टेट सोवरेन होना चाहिए। बार बार बोला जाता है कि स्टेट सोवरेन होना चाहिए। यदि आपसे बेसिकली पूछा जाए कि गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए, स्टेट सोवरेन होना चाहिए, तो स्टेट सोवरेन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो क्या है, जिससे जो स्टेट है वो चलता है, बेसिकली सब पार्ट है स्टेट का। गवर्नमेंट सोवरेन होना हो लेकिन स्टेट आपका सोवरेन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना, ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेकर वर्ल्ड वॉर आपका सेकंड तक बेसिकली हम जो स्टेट के फीचर है उन पे फोकस करते हैं। और उसके बाद जो बिहेवियरल मोमेंट, जो वर्ड है बिहेवियर, उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिहेवियर कि जो ह्यूमन माइंड है जो स्टेट को रन कर रहे हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनके ह्यूमन माइंड को, बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट कैसे अलग अलग चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है। अब हम स्टेट को फंक्शन के बारे में बात करने लग गए। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे तो हमें सिटी स्टेट देखने को मिला था। तो अभी इस एवोल्यूशन को देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पे जब मैंने सोक्रेटिस और प्लेटो करवाया था तो सिटी स्टेट के बारे में बात की थी। और सिटी स्टेट का बेसिकली यही मतलब है, एक छोटी सिटी जिसको स्टेट की तरह कंसीडर किया जाए बेसिकली। तो जब मैंने प्लेटो करवाया था तो आपको याद होगा कि जो प्लेटो पॉपुलेशन कितनी बताता है सिटी स्टेट की, 5040। वो बेसिकली इसीलिए बताता है कि सिटी का मतलब क्या है कि छोटा सा एक स्टेट, एक सिटी जिसको स्टेट कंसीडर किया जाए, और उसकी पॉपुलेशन आपके प्लेटो 5040 बताते हैं। उसके बाद आपका सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मेडिवल टाइम पे आपका रोमन एम्पायर आ जाता है। याद करो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे ये किसके शिष्य थे, ये आपके अरिस्टोटल, अरस्तु के शिष्य थे। वो अलग अलग सिटी स्टेट को आपको कब्जाने की बात करते हैं और अपना एम्पायर बनाते हैं। तो उसके बाद आपका रोमन एम्पायर सिस्टम आने लगता है। ठीक है, इसी टाइम पे यहां पे जो 30 ईयर ऑफ वॉर स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए 1648 में आपके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है। ठीक है, जिसमें आपका नेशन स्टेट का आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, अब आप अलग अलग यदि वर्ड देखो आपका, कि यदि आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, तो आप क्या बताएंगे? स्टेट का मतलब यही है कि स्टेट का है प्योर गवर्नेंस, जिसमें सीधी सी बात आती है आपका कि जिसमें गवर्नमेंट होगी, पॉपुलेशन होगा, टेरिटरी होगा, और क्या होगा, सोवरेन होगा, स्टेट सोवरेन होगा, नेशन सोवरेन नहीं होगा। नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आता है, पहले स्टेट का फॉर्मेशन होता है। स्टेट क्या है, बेसिक फीचर के हिसाब से है, और जैसे स्टेट फॉर्म होता है फिर उसके बाद क्या है, वो इवोल्व होता है। जैसे एक वननेस की जो फीलिंग आती है, जिसमें आपका कल्चरल कॉन्सेप्ट आ गया, आपके कस्टम्स आ गए, आपके रिचुअल्स आ गए, आपकी लैंग्वेज आ गई, जो एक बॉन्डिंग बनाते हैं, तब जाके एक नेशन बनता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे न्यूज में कि अफगानिस्तान को बार बार, अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे नेशन को बार बार बोला जाता है फेल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट, फेल्ड नेशन क्यों नहीं बोलते इनको? बेसिकली फेल्ड स्टेट का मतलब यही है कि ये जो 4 बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो बाउंड्री होगी, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट होगी और सॉवरेन हो गया। उसके बाद इन स्टेट्स में बेसिकली जो वननेस की जो सिस्टम है, जैसे आज हम बोलते हैं कि आपको ये बार बार सिखाया जाता है कि आपसे यदि पूछे कि आप कौन हो तो हम बोले हम हैं इंडियन। तो जैसे हम इंडियन बोलते हैं तो इसका मतलब है वननेस की फीलिंग है। यहां पे नेशनल जो नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आपका नेशन स्टेट निकल के आते हैं। पहले स्टेट का फॉर्मेशन होगा, फिर हम नेशन की तरफ जाएंगे जहां पे एक वननेस की फीलिंग होगी, जहां पे उसको वो फेल्ड नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, जहां पे सोशल बॉन्डिंग आ जाती है। इसीलिए जरा रूसो को याद करो, रूसो क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेट की कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनमें क्या है कि यदि पॉपुलेशन कम होगी तो जो एक तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो कम पॉपुलेशन में पॉसिबल है। आज के टाइम पे यदि हम इंडिया में अप्लाई करते हैं वो कॉन्सेप्ट, तो वो नहीं होगा, क्योंकि 145 करोड़ से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन जा चुकी है। तो डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, वो आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन रूसो कहता है कि 10,000 जो पॉपुलेशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि सोशल बॉन्डिंग भी आपकी बनी रहती है और डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो भी हो पाता है। ठीक है, खैर, तो हम नेशन स्टेट पे आ जाते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो पोस्ट मॉडर्न जो टाइम आता है, जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन जैसे कॉन्सेप्ट अपने निकल के आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अभी के टाइम पे रिसेंट में आपका ब्रेक्जिट हुआ था, ठीक है, तो ब्रेक्जिट होने के बाद दोबारा ये जो सुपर नेशन जो कॉन्सेप्ट था, जो आपका पोस्ट मॉडर्न टाइम से निकल के आता है, ये दोबारा आपका नेशन स्टेट की तरफ चला जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि ब्रेक्जिट में जब पहले आपके यूरोपियन यूनियन में 28 देश थे, आज आपका जो ब्रिटेन निकलने के बाद 27 रह गए।
और भी जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में वो निकलने की बात कर रही हैं। बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन, जब हम बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपियन यूनियन को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ यूएस का है, क्योंकि वहां पे यूरो करेंसी चलती है और यूरो करेंसी इतनी प्रमोट होगी तो कहीं ना कहीं वो डॉलर के अगेंस्ट खड़ी होगी, और यूएस कभी नहीं चाहता कि डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी खड़ी हो पाए। ठीक है, खैर उसके बाद मैंने आपको बात की थी मोंटेवीडियो कन्वेंशन जो 1933 में आता है आपका, जिसमें 4 बेसिक स्ट्रक्चर आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं कि स्टेट के ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर तो हैं ही, जिसमें आपका टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सॉवरेनिटी हो गया। स्टेट आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ते टाइम आपको बार सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि आपसे यदि कोई पूछे कि सोवरेन स्टेट होना चाहिए, सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपको सिर्फ बोलना है कि सोवरेन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, और जो बेसिक फीचर है, जैसे टेरिटरी होगी, जो टेरिटरी है तो वहां पे कुछ पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशन होगी उसको रन करने के लिए आपकी क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, और उसके बाद जो स्टेट है आपका क्या होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए। ये 4 बेसिक फीचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे ही जो स्टेट की जो थ्योरीज है वो पढ़ने से पहले हमें जो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है उसके जो दो थ्योरीज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें पहली थ्योरी आती है आपकी मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, दूसरी आपकी आती है जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, इसमें इस वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि मोनेस्टिक का मतलब क्या है कि सिंगल सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सिंगल सोर्स ऑफ लॉ। तो वो क्या है, अब ये जो मोनेस्टिक थ्योरी जो दी गई थी वो होब्स के द्वारा दी गई थी, और इसको आगे डेवलप आपका किसने किया था, जॉन ऑस्टिन ने किया था। अब जब मैंने होब्स आपको करवाया था तभी मैं बार बार हर चीज पे ये बोलता हूं कि आगे आने वाले टॉपिक आप कवर कर रहे हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर आप अच्छे से कर लें, क्योंकि यहां पे यदि होब्स को आप अच्छे से आपने कवर किया होगा तो होब्स क्या कहता है, मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल। और वो क्या करते हैं बेसिकली, मैकियावेली तो आपका इतना ही करते हैं कि स्टेट और चर्च का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट और चर्च को अलग अलग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपके होब्स क्या करते हैं कि चर्च को ही स्टेट के अंडर ले आते हैं। लिवाइथन इनका जो वर्क था, जो सी मॉन्स्टर है, इसका मतलब यही है कि स्टेट को ही एब्सोल्यूट पावर ये प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए यहां पे जो मोनिस्टिक थ्योरी जो आपकी सिंगल सोर्स ऑफ पावर बताती है, वो स्टेट बताती है कि स्टेट के पास ही क्या है, सिंगल पावर है। तो इसीलिए बेसिकली ये होब्स के द्वारा दी गई थी, उसके बाद आपकी डेवलप की गई जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अब यहां पे होब्स क्या कहते हैं कि होब्स हैज एंडेड द कंफ्यूजन ऑफ मेडिवल एज विच टू स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है बेसिकली कि आपकी जो पावर है उस टाइम पे, क्योंकि मैकियावेली ने तो सिंपल सा इतना किया था कि चर्च और स्टेट को अलग अलग कर दिया। अब वहां पे कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि पावर किसके हाथ में है, चर्च के हाथ में पावर है या फिर स्टेट के हाथ में पावर है। ठीक है, लेकिन होब्स क्या कहते हैं कि मोनेस्टिक थ्योरी देते हैं सिंगल आदमी के हाथ में पावर है, और पावरफुल कौन है, सिर्फ स्टेट है। चर्च आपका किसके अंडर आ गया, स्टेट के अंडर आ गया। तो यहां पे ये कंफ्यूजन आपका जो टू स्वॉर्ड्स का जो कंफ्यूजन था उस टाइम पे जो मेडिवल टाइम पे, वो खत्म करते हैं होब्स मोनिस्टिक थ्योरी देके कि स्टेट के हाथ में ही क्या है, पावर है। चर्च भी किसके अंडर आता है, स्टेट के अंडर आ गया। ठीक है, वो रिजेक्ट करते हैं नेचुरल लॉज को, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने आपको बताया था, तो वो आप जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आती है आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है ना वो अब क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग एसोसिएशन में। ठीक है, जिसमें ये आपका जो स्टार्ट होता है, ये थ्योरी आपकी जो प्रोमिनेंट होती है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होती है, और जिसका मतलब है मल्टीपल सोर्स ऑफ पावर। इस वर्ड से आपको प्लूरल जो वर्ड है इसी से आपको समझ में आ गया होगा, और ये दी जाती है लास्की और मैकाइवर के द्वारा। ठीक है, जिसमें लास्की को देखा जाता है, लास्की वैसे एक इंटरनेशनलिस्ट थे, और जो सोसाइटी में जो पीस है ना वो स्टैब्लिश करने की बात करते हैं बेसिकली। और जो लास्की की जो स्टेटमेंट है, एक ये काफी बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, जिसमें वो बताते हैं कि यदि सोसाइटी फेडरल है ना, तो अथॉरिटी जो कि सोसाइटी को रन करती है, उस अथॉरिटी को भी बेसिकली क्या होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, लास्की कहता है कि मैन क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, लास्की ने कह तो दिया कि मैन एक मल्टी डायमेंशनल है, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि आदमी की मल्टीपल नीड्स हैं, एक नीड नहीं है, अलग अलग नीड्स हैं। और इस नीड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक सिंगल इंस्टीट्यूशन, जो मोनेस्टिक थ्योरी का मतलब क्या है कि एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास पावर है। यहां पे लास्की कहते हैं कि आदमी तो मल्टी डायमेंशनल है और उसकी मल्टीपल नीड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को आप जो पावर दे रहे हैं ना, मोनेस्टिक थ्योरी ये गलत है। जो आदमी की जो मल्टीपल नीड्स हैं, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ही उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करेंगी। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि लास्की थोड़ा इन सब चीजों के बारे में तो बात करता है। लास्की से पहले भी लास्की के बारे में जो लास्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर मैंने करवाए थे, उसमें भी मैंने जिक्र किया था लास्की के बारे में बेसिकली। लेकिन लास्की आपका बेसिकली इस पे फोकस करता है कि इन सब चीजों के बारे में तो बोलता है, लेकिन वो स्टेट को भी तवज्जो देता है, स्टेट को दरकिनार नहीं करता। लेकिन मैकाइवर क्या है, मैकाइवर एक्सट्रीम प्लूरलिस्टिक है।
लास्की से बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल ही स्टेट को दरकिनार कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैकाइवर आपका ही इज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू द स्टेट, स्टेट को मिनिमम प्रायोरिटी देता है। लास्की वहां पे इक्वल प्रायोरिटी देता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि स्टेट का होना जरूरी है सोसाइटी में, और सिंस सोसाइटी इज फेडरल, यदि सोसाइटी फेडरल है तो वो कहता है कि स्टेट जो अथॉरिटी है वो भी कैसी हो, फेडरल हो, लेकिन स्टेट होना चाहिए। लेकिन मैकाइवर क्या है, स्टेट को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं। इसीलिए प्लूरलिस्टिक जो थिंकर है उनके व्यू देखे जाए तो वो कहते हैं कि स्टेट क्या है, एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। यहां पे वो रिजेक्ट कर देते हैं कि स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है भाई, स्टेट क्या है, एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। और स्टेट प्रमोट क्या करता है, इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को ही वो प्रमोट करता है बेसिकली। इसीलिए लास्की क्या कहता है कि आदमी क्या है आपका, मल्टी डायमेंशनल है, उसकी मल्टीपल नीड्स हैं, और मल्टीपल नीड्स हैं तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ही उसकी मल्टीपल नीड्स को फुलफिल करेंगी। इसीलिए जो जो पावर है ना, वो पावर क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मोनिस्टिक थ्योरी की तरह स्टेट को ही इंडिविजुअल को पावर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेट के बारे में कौन कौन किस हिसाब से बातें करता है। तो लिबरल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट में पढ़ेंगे तो लिबरल थ्योरी में आपके दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जिसमें आपका इससे पहले हमने देखा था कि सॉवरेनिटी के जो दो जो थ्योरी थी वो, अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी निकल के आती है और एवोल्यूशनरी थ्योरी निकल के आती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अब हमने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सिर्फ तीन ही थिंकर बिलीव कर रखते हैं, आपका होब्स आ गया, लोक आ गया, रूसो आ गया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब हमने देखा था तब हमने अच्छे से पढ़ाई की थी, इनकी तीनों को मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। ठीक है, वो आप जाके देख लेना, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। एवोल्यूशनरी थ्योरी अभी मैंने देखा कि मैकाइवर और आपका गेटल ये दोनों ही आपका क्या किसके बारे में बात करते हैं, आपका बेसिकली यहां पे थोड़ा फोकस करो। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, स्टेट को क्या करते हैं, थोड़ा दरकिनार करते हैं, और जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने की बात करते हैं। स्टेट को कम से कम पावर देने की बात करते हैं कि स्टेट की जो पावर है वो अलग अलग जो एसोसिएशन है उसमें क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म था, जो आइडियोलॉजी हमने की थी, लिबरलिज्म का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट के फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लिबरलिज्म आपकी तीन स्टेजेस से निकल के जाता है। क्लासिकल हो गया, ठीक है, मॉडर्न हो गया, और आपका क्या हो गया, नियो लिबरलिज्म हो गया। जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर आपके जॉन लॉक माने जाते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म के टीएच ग्रीन, और नियो के हयाक माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या है, जब मैंने लिबरलिज्म करवाया था तब आपको अच्छे से पता होगा। यहां से आप फंक्शन स्टेट के डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यहां क्लासिकल का मतलब यही था कि एक इंडिविजुअल को क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, एक इंडिविजुअल को स्टेट से पहले प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, लेकिन जैसे हम मॉडर्न लिबरलिज्म में आते हैं तो यहां पे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पे टीएच ग्रीन, जेएस मिल वैसे आपको क्लासिकल लिबरलिज्म में मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने जेएस मिल पढ़ाते टाइम आपको कहा था कि जेएस मिल ऐसे थिंकर है जो क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में एक सेतु बांधने की बात करते हैं। दोनों ही आइडियोलॉजी, दोनों ही थिंकिंग के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि यहां पे क्या है कि स्टेट का वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्टेट को भी थोड़ी बहुत पावर दी जाती है ताकि वो लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम कर पाए। फिर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है नियो लिबरलिज्म। इसमें क्या हो जाता है कि ये कहते हैं रोल बैक ऑफ स्टेट, कि स्टेट का जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ज्यादा ओवरस्ट्रेच हो गया है कि यदि इसको रोल बैक नहीं किया गया तो हम क्या हो जाएंगे, फिर से गुलाम हो जाएंगे। हयाक का जो बुक है रोड टू सर्फडम, ये भी मैंने आपको करवाई थी अच्छे से, ये काफी बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। तो इसका मतलब यही था कि जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो स्टेट का इतना ओवरस्ट्रेच हो गया है कि उसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दी जानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल अपना अच्छे से काम कर पाए, जो मार्केट है वो अपनी अच्छे से अपना काम कर पाए। एडम स्मिथ के बारे में, क्योंकि जो क्लासिकल लिबरलिज्म का जैसा ही आपका नियो लिबरलिज्म है, तो एडम स्मिथ को जरा याद करो, जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, कैपिटलिज्म के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला आपका मर्केंटाइल कैपिटलिज्म आ गया, जिसको एडम स्मिथ आपके क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के बारे में कौन डिफाइन करते हैं, लेनिन आपका डिफाइन करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको उन वीडियोज में कवर करवाई है, तो वो जैसे ही आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप जैसे ही जो क्लासिकल लिबरल के बारे में बात करेंगे, थिंकर के बारे में, तो आप स्टेट के फंक्शन डिफाइन कर दोगे कि स्टेट के पास मिनिमम पावर है। मॉडर्न लिबरल के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे जो स्टेट को पावर दी गई थी वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। नियो लिबरल के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ गया। ठीक है, मार्केट इंटरवेंशन, जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है वो फिर से आ जाती है। ठीक है, तो मतलब स्टेट के पावर दोबारा से पावर स्टेट की छीन ली जाती है, इंडिविजुअल और मार्केट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, जब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं तो मार्क्स के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज आती है कि मार्क्स तो क्या कहता है कि स्टेट किसके बिहाफ पे काम करता है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके लिए काम करता है। स्टेट को क्या करना पड़े, उखाड़ फेंकना है, हमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म ले आना है। तो लेकिन यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, इससे 2 आपके पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और दूसरा आता है आपका स्ट्रक्चरलिस्ट, जिसको रिलेटिव ऑटोनॉमी भी बोला जाता है। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव आपका निकल के आता है, ये आपका जो मार्क्स का जो वर्क है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
उसमें हमें झलक दिखाई देती है, जिसमें मार्क्स क्या कहता है कि क्लास विच कंट्रोल द बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई जहाँ पे मार्क्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, ये ऐसे मैंने जब मार्क्स करवाया था तो ये पिलर मैंने आपको बताए थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पिलर हो गए जिसमें स्टेज, ये सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो सीरीज है वो अच्छे से आप कर लें। इससे पहले जो लिबरलिज्म हो गया, ठीक है, फासिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, वो भी आप अच्छे से कर ले। इन सभी में हम उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहता है, बेसिकली मार्क्स कहता है कि जो भी क्लास है, जो भी सोसाइटी है, जो भी ग्रुप है, वो यदि बेसिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा ना तो वही क्या करेगा, सुपर स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाओगे तो ये पिलर है, ये भी गिर जाएंगे। तो जो मार्क्स के हिसाब से कि जो बेसिक स्ट्रक्चर पे जो फोकस करेगा, जो अपनी पावर जमा लेगा, वो ऑटोमेटिक सुपर स्ट्रक्चर पे अपने जो कंट्रोल है वो भी जमा लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है ना, ये थ्योरीज ऑफ डेवलप्ड और अनडेवलप्ड स्टेट पे इंप्लीमेंट होती है। बेसिकली इनके जो मार्क्सिस्ट जो थिंकर हैं, बेसिकली जो मार्क्सिस्ट थिंकर है लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, जैसे एजी फ्रैंक हो गया, समीर अमीन हो गया, तो ये अप्लाई करते हैं वहाँ पे इस जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड स्टेट में जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव को। कैसे? वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे G7 और G777 आज के टाइम पे आप ग्रुप देखते होंगे। तो G7 क्या है, ये बेसिकली उन जो मेन जो आपके नेशन है जिनके पास पावर है, पैसा है, उनके जो इकोनॉमी चलाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, और G777 क्या है, जो डेवलपिंग नेशन है, बेसिकली जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप है, उनके बारे में कि आज यहां से भी रॉ प्रोडक्ट लाया जाता है, यहां पे भेजा जाता है, यहां पे वही फिनिश प्रोडक्ट वगैरह ये सब बनते हैं। तो इन सब के बारे में इसमें बात की गई थी। और स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जो आपका मार्क्स का द 18th ब्रूमेन ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये जो वर्क था, इसमें झलक दिखाई देती है स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव की, जिसमें वो बताते हैं कि बोनापार्टी स्टेट मींस ए स्टेट हैव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, कि स्टेट के हाथ में ही, जो स्टेट को कोई रन कर रहा है एक सिंगल आदमी, उसके हाथ में सारी पावर चली जाए। जैसे डिक्टेटरशिप ऑफ स्टेट मींस स्टेट अंडर हिटलर, मसलिनी इटली। तो जब हिटलर के अंडर जर्मनी के बारे में बात करते हैं तो स्टेट के एक इंडिविजुअल के हाथ में क्या आ गई, पावर आ गई, तो वो ही अपने हिसाब से स्टेट को चलाएगा। मसलिनी इटली का जब हमने फासिज्म किया था, ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, इसी में जो कॉन्सेप्ट आपका आता है स्ट्रक्चरलिस्ट आपका पर्सपेक्टिव में, वो आता है ओवर डेवलप्ड स्टेट। ये कॉन्सेप्ट आपका दिया जाता है हमजा अलवी, ये एक जो स्कॉलर है, ये आपके पाकिस्तान के हैं। ओवर डेवलप्ड स्टेट का मतलब क्या है कि बेसिकली ये बात करते हैं पाकिस्तान का, बेसिकली ये जो स्टडी करते हैं वो साउथ एशिया के नेशन है जो कि अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, वो चाहे फ्रांस का हो गया, चाहे वो ब्रिटेन का हो गया, उनके अंडर जो स्टेट रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली स्टडी तो ये पाकिस्तान पे करते हैं, लेकिन वो साउथ एशियन कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल है, जिसमें बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में अब देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा तो मार्क्स की कैसी स्ट्रक्चर थी, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पिलर जो हैं ये आपके सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये मार्क्स करवाया था मैंने। तो इसी में बात करते हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट का मतलब क्या है। पाकिस्तान एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है। कैसे? ये बात करते हैं कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया ना, जो कॉलोनीज है साउथ एशिया में, जो कॉलोनीज रही हैं अंग्रेजों की, वहां पे जो स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्टेट है वो बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? अब देखो, यदि स्टेट का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेट को क्या है, कम पावर दी गई है, इंडिविजुअल के फ्रीडम राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन यहीं पे वो जो कॉलोनी रन कर रहे थे, वो चाहे फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, वो स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कॉलोनीज में, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट को ज्यादा पावर देते हैं, यहाँ पे स्टेट को कम पावर नहीं देते, क्योंकि स्टेट को चला कौन रहे थे, वही तो चला रहे थे, इसीलिए स्टेट को ज्यादा पावर देते हैं। और यहीं पे स्टेट का कॉन्सेप्ट हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, तो वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट, वहां पे जो स्टेट को पावर कम दी गई है, वहां पे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे हमजा अलवी जी कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो वेस्टर्न कंट्रीज के स्टेट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि अब वहां पे जो कॉन्सेप्ट लाया गया वेस्टर्न कंट्रीज से, यहाँ पे जो स्टेट है, जो कॉलोनीज है, वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो स्टेट तो क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। ठीक है, लेकिन जो स्टेट किसका पार्ट था, यदि मार्क्स सामने पढ़ा था तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट था। मार्क्स कहता है कि स्टेट आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसीलिए
जो हमजा अलवी कहता है कि ओवर डेवलप्ड स्टेट पता है क्यों है? डेवलप्ड स्टेट का मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में तालमेल बैठे। यदि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो सुपर स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो? मॉडर्न हो। लेकिन यहाँ पे जो कॉलोनी रही है, यहाँ पे इस हिसाब से जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, जो कॉलोनीज है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे जो स्टेट है वो तो मॉडर्न है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो आज भी ट्रेडिशनल है। इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो आज भी ट्रेडिशनल है। तो इसलिए सुपर स्ट्रक्चर और जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है? ओवर डेवलप्ड स्टेट है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि ओवर डेवलप्ड स्टेट का मतलब क्या है, ओवर डेवलप्ड स्टेट का मतलब यही है कि जो कॉलोनीज है, यहां पे जो स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो स्टेट का कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न था और वो पार्ट किसका है? अपना सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि वो जो स्टेट है वो तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आती है, वो एक नया मॉडर्न इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, वो आज भी इन कंट्रीज में ट्रेडिशनल है। इसीलिए इन दोनों में सामंजस्य नहीं बनता, इसीलिए ओवर डेवलप्ड स्टेट इनको बोला जाता है। तो आशा करता हूं ये आपको अच्छे से जो डिफरेंस है दोनों ही मार्क्सिस्ट थ्योरी में, जो आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, बेसिकली ये ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब यही है कि मार्क्स का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था कि स्टेट आपका किसके लिए काम करता है? कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता है। लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट में आपका वो बेसिकली किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है एक इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल के हाथ में कितनी पावर है, जिसमें आपका किसके बारे में बात करता है? डिक्टेटरशिप के बारे में वो बात करता है। ठीक है, जो बोनापार्ट है, इसी जो बोनापार्ट वर्ड है, इसी नेपोलियन बोनापार्ट से ही समझ जाओ कि उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर थी। तो उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा जब भी आपके सामने आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हमने देखा था कि इसी स्ट्रक्चरलिस्ट को क्या बोलते हैं? रिलेटिव ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी में क्या हो जाती है? डिबेट हो जाती है। और किस किस के बीच में डिबेट होती है? आपका मिलीबैंड और आपका पोलांस के बीच में डिबेट हो जाती है। बेसिकली ये एनालाइज करते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म के बाद आपका, कैपिटलिज्म बेसिकली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसी में पैर पसारता है, उसके बाद आपका क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है? मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में मिलीबैंड और पोलांस आपके क्या एनालिसिस करते हैं? स्टेट का। ठीक है, यहां पे मिलीबैंड आपका सपोर्ट करता है किसका? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच को। इस अप्रोच को आपका मिलीबैंड सपोर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, और आपके पोलांस किसको सपोर्ट करते हैं? रिलेटिव ऑटोनॉमी अप्रोच को बेसिकली सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें। तो राल्फ मिलीबैंड की जो बुक है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक पावर रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू मींस, दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमिक पावर दे कंटिन्यू कंट्रोल द पॉलिटिकल पावर। ये कहते हैं कि बशर्ते जो स्टेट का जो लिबरलिज्म है, बेसिकली जो वेलफेयर का जो स्टेट है, बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म से आपका मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ आ गया। वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट के हाथ में दे दिया कि चलो भाई आपके हाथ में भी कुछ पावर दी जाती है, स्टेट को भी कुछ पावर दी जा रही है ताकि वो वेलफेयर एक्टिविटीज कर पाए। लेकिन यहां पे राल्फ मिलीबैंड आपके कहते हैं कि बशर्ते वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए स्टेट के हाथ में पावर है, लेकिन जो मेन जो पावर है ना, जो इकोनॉमिक पावर है, वो आज भी कुछ लोग ही संभाल रहे हैं, पैसे वाले लोग ही संभाल रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैनेजर रेवोल्यूशन क्या है? एक मिथ है। अब ये मैनेजर रेवोल्यूशन क्या है? ये जो मैनेजर वर्ड से निकल के आता है बेसिकली, और ये किसने दिया था? जेम्स बर्नहम ने दिया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मैनेजर रेवोल्यूशन का मतलब ये है, जेम्स बर्नहम के हिसाब से, जेम्स बर्नहम कहते हैं कि आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म है ना, जो मेन जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो नहीं चला रहे। आज के टाइम पे जो मेन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उसमें सीईओ मैनेजर होते हैं, तो जेम्स बर्नहम कहते हैं कि आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म चला रहे हैं वो मैनेजर चला रहे हैं। इसीलिए वो इसका नाम देते हैं आपका मैनेजरियल रेवोल्यूशन, कि आज के टाइम पे जो कंपनीज है, कैपिटलिज्म है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको मैनेजर चला रहे हैं। और ये मैनेजर कहां से आते हैं? आपके लोअर मिडिल क्लास से या पुअर क्लास से ये लोग आते हैं और यही क्या है, इसको चला रहे हैं। लेकिन राल्फ मिलीबैंड क्या कहते हैं कि जो आपका जो मैनेजर रेवोल्यूशन जो जेम्स बर्नहम ने दिया था ना, ये क्या है? एक मिथ है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो यदि मैनेजर की यदि कोई एजुकेशन लेना चाहे, यदि अच्छी जगह से आप एमबीए करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोटी फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये एक गरीब के हक में कतई नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर पाए। तो आज के टाइम पे जो राल्फ मिलीबैंड कहते हैं, ये जो मैनेजर आ रहे हैं ना, जो कैपिटलिस्ट क्लास चला रहे हैं बेसिकली, ये भी आपके अपर क्लास से आ रहे हैं, ये लोअर क्लास या मिडिल क्लास से नहीं निकल के आ रहे। जो जेम्स बर्नहम कहते हैं आपके मैनेजर रेवोल्यूशन में कि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, अपर क्लास है, वो नहीं चला रही, वो जो लोअर और मिडिल क्लास के जो मैनेजर निकल के आ रहे हैं वो इन कंपनीज को चला रहे हैं। लेकिन राल्फ मिलीबैंड उसको रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैनेजर रेवोल्यूशन को मैं मिथ मानता हूं, एक रिजेक्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी जो फीस है
बेसिकली पे करने की एक गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है कि एक गरीब आदमी का बच्चा इतनी ज्यादा फीस पे करके यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, ये जो मैनेजर जो निकल के आ रहे हैं ना आज के टाइम पे कैपिटलिस्ट क्लास के भी, ये भी अपर क्लास से ही निकल के आ रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैनेजर रेवोल्यूशन क्या है, एक मिथ है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो पोलांज इसके बाद क्या करते हैं, पोलांज आपका किसको सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी को, इसको सपोर्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि स्टेट इज ए रिलेटिव ऑटोनोमस बिकॉज इन सिचुएशन, अब यहां पे देखो रिलेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या था कि स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब स्ट्रक्चर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो पोलांस क्या कहता है कि स्टेट क्या है, एक रिलेटिव ऑटोनोमस है। रिलेटिव ऑटोनोमस क्या क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है स्टेट में, तो स्टेट हमेशा किसको सपोर्ट करेगा, अपर क्लास को, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, डोमिनेंट क्लास है, उसी को सपोर्ट करेगा। वो लोअर मिडिल क्लास को एक साइड कर देगा। अब इसका मतलब कैसे समझे कि जो स्टेट की जो रियल इंटेंशन है ना, वो कब निकल के आती है, क्राइसिस के टाइम पे निकल के आती है। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था, रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ग्रामसी को याद करो। ग्रामसी क्या कहता है, भाई मार्क्स तो सिर्फ ये बताता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ग्रामसी इसको चेंज करके क्या करता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर को तो सेम रखता है, वो सुपर स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, दो हिस्सों में तोड़ देता है। यहां पे आपकी सिविल सोसाइटी ले आता है, ठीक है, और यहां पे आपका स्टेट आ जाता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो ही गया। तो यहां पे बात करते हैं, जरा ग्रामसी को याद करो, जब वो ओपेक और ट्रांसपेरेंट स्टेट की बात करते हैं कि हमें जो स्टेट की जो रियल इंटेंशन है ना, वो हमें पता ही नहीं लगती। स्टेट इस हिसाब से राइट टू वोट हो गया, वेलफेयर एक्टिविटीज हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम्स होगी ये ले आया है। तो जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसको पता ही नहीं चलता कि स्टेट की रियल इंटेंशन क्या है। उसके दिमाग में तो यही चलता रहता है कि स्टेट तो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, अच्छी बात है। तो इसीलिए जो ओपेक और ट्रांसपेरेंट का जो कॉन्सेप्ट है ग्रामसी लेके आते हैं, उसी का जो कॉन्सेप्ट है पोलांज इस बारे में बात कर रहे हैं कि पोलांज कहते हैं कि आपका जो स्टेट की जो रियल इंटेंशन है ना, वो तब निकल के आती है जब वो क्राइसिस में होता है। क्राइसिस में बेसिकली वो कैपिटलिस्ट क्लास जो अपर क्लास है उसी को सपोर्ट करता है, आपके लोअर और मिडिल क्लास को एक साइड कर देता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ग्रामसी से रिलेट करने, ग्रामसी जाके देखना ओपेक और ट्रांसपेरेंट स्टेट। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, जिसमें आपका बेसिकली इसमें आपका जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ घाना, ये आपके कहते हैं कि स्टेट जिसमें पहले कॉलोनीज थी, इंपीरियलिज्म था, वो बसरते आपके अंग्रेज वहां से चले गए हो, लेकिन आज भी वो स्टेट कहां है, नियो कॉलोनियलिज्म में, नियो इंपीरियलिज्म में। जिसका एग्जांपल वो देते हैं इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड एटसेट्रा, बेसिकली वही कंट्रीज साउथ एशिया में जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। तो ऐसा नहीं मानना है कि हमें जो कॉलोनी चली गई है, जो कॉलोनियलिज्म है वो खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि नियो कॉलोनियलिज्म है, वहां पे नियो इंपीरियलिज्म है, नई स्टाइल से इन कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं। तो इसी में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थ्योरी में ही FW रिग्स आपका कॉन्सेप्ट देते हैं, आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी, सॉरी प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक का मतलब ये है कि यहां से आप देखो कि हमने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट काफी बार आपने देखा होगा कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहां से एक व्हाइट लाइट डाली जाती है, तो ये क्या है, 7 कलर में क्या हो जाती है, आपका डिफ्यूज हो जाती है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। अलग अलग आपके वॉयलेट से लेकर रेड तक 7 कलर निकल के आते हैं। तो इसमें FW रिग्स कहते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये बताते हैं कि कोल स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज आर क्या है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इसका प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है ना, आपकी जो मान लो कॉलोनियल जो स्टेट्स हैं उनकी जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन कहां से, अंडर डेवलप्ड स्टेटस टू डेवलप्ड स्टेटस। इसलिए हम इंडिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। आज के टाइम पे हम डेवलपिंग है, अफ्रीकन कंट्रीज कुछ अंडर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे FW रिग्स बात करते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ना, प्रिज्म से डलने से पहले, तो प्रिज्म पे जब हम डालते हैं बेसिकली, तो ये क्या है, आपके ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं। लेकिन उसके बाद ये जब अलग अलग 7 कलर में आपका निकल जाती है, तो कलर क्या है, हमें विजिबली अलग से दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बेसिकली आपका डेवलप्ड सोसाइटी बन जाती हैं। तो ये जो आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अपना रिग्स देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में आपकी दूसरी थ्योरी आपकी निकल के आती है गनर की, जिसमें वो कॉन्सेप्ट का किसका देते हैं, पहली तो हमने देख ली FW रिग्स की, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका गनर की है जो कॉन्सेप्ट देते हैं सॉफ्ट सोसाइटी का, जिसमें गनर की जो बुक है एशियन ड्रामा, इस बुक में वो कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया क्या है, एक सॉफ्ट स्टेट है। अब यहाँ पे इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या है कि वो स्टेट जो लॉज एंड ऑर्डर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना कर पाए, ठीक है, और वो स्टेट जिसके पास इतनी कैपेसिटी ही ना हो कि लॉ और ऑर्डर को क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए बेसिकली। अब यहाँ पे हम जानते हैं गनर के हिसाब से कि स्टेट इंडिया में ऐसा क्यों है, वो स्टेट इंडिया को सॉफ्ट स्टेट क्यों बोलते हैं, वो क्यों कहते हैं कि इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। जिसमें सबसे पहले बताते हैं कि इंडिया में क्या है, करप्शन है। दूसरा बताते हैं कि गांधी जी जो डिसओबीडेंस का आइडिया देके गए थे
जो आपका स्ट्रगल मोमेंट के टाइम पे, वो आज के टाइम पे भी लोग क्या करते हैं, कानून को नहीं मानते, आज भी डिसोबीडेंस करते हैं। दूसरा, इंडियन कल्चर को वो मानते हैं कि जिसकी वजह से इंडिया सॉफ्ट स्टेट है, कि इंडियन कल्चर में क्या है कि जो मसल पावर है ना, बेसिकली उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। जो एक इंसान कानून को ज़्यादा फॉलो करता है, उसको आज के टाइम पे भी क्या पागल माना जाता है, कि हर टाइम पे रूल रेगुलेशन आपका लगाए रखता है, रूल रेगुलेशन के रट्टे मारता रहता है, बेसिकली रूल रेगुलेशन के ज्ञान देता रहता है कि रूल रेगुलेशन से चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, बेसिकली मसल पावर को, बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं एग्री करता हूं। करप्शन तो सभी कंट्रीज में, ठीक है, गांधीयन लीगेसी, अब ये तो गलत बात होगी कि अब कॉन्सेप्ट तो गांधी जी अच्छा देके गए थे, लेकिन लोग उसको गलत अंदाजे से ले तो वो गलत बात होगी। इन दोनों से तो मैं रिजेक्ट करता हूं। बेसिकली उन्होंने अपनी बुक एशियन ड्रामा में ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन इंडियन कल्चर में, बेसिकली कल्चर में स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि मसल पावर को, ये आप सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। बेसिकली इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी, एक बड़ा ही सिंपल सा आदमी है, रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही, यार ये तो ऐसा ही सॉफ्ट आदमी है, तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, हम देखो कैसे गर्दा उड़ा देते हैं, लॉ और ऑर्डर को बिल्कुल मानते ही नहीं है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उसको ज़्यादा क्या जाए, रिस्पेक्ट और पावरफुल नज़रिए से देखा जाता है। तो बेसिकली आपका, इसीलिए आपका जो आपके गनर कहते हैं कि एशियन ड्रामा अपनी बुक में सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं और इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, और ये जो 3 कॉन्सेप्ट देते हैं कि इंडिया क्यों एक सॉफ्ट स्टेट है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फेमिनिस्ट व्यू देख लेते हैं कि फेमिनिस्ट क्या कहती हैं स्टेट पे, जिसमें सबसे पहले आपकी कैथरीन आती है। कैथरीन क्या कहती हैं कि यहाँ पे कोई भी फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फेमिनिज्म है ना, ये तो एक सोशल थ्योरी है, एक पॉलिटिकल थ्योरी है ही नहीं। यहाँ पे हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हमेशा किसके बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहती हैं कि यहाँ पे कोई भी फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म एक सोशल थ्योरी है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। इसीलिए कैथरीन आपकी क्या कहती हैं कि जब भी मैं स्टेट को देखती हूँ, ये स्टेटमेंट काफी बार आपसे पूछी गई है, कि वो कहती है कि जब भी मैं स्टेट को देखती हूँ तो स्टेट में मुझे सिर्फ आदमी ही नजर आता है, औरत नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जो स्टेट है, यहाँ पे यदि किसी औरत के साथ गलत होता है तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट का मतलब क्या है, मेल, आदमी के लिए स्टेट बनाया गया है। दूसरा, जैसे हमने फेमिनिज्म किया था तो उनकी जो वेव्स थी, जिसमें जो लिबरल फेमिनिज्म आती है, जिसमें जेएस मिल आ गया, आपका मैरी विल्सनक्राफ्ट आ गई, तो ये क्या करते हैं, ये स्टेट को थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं। लिबरल का क्या मतलब है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं ये, ठीक है। लेकिन मार्क्सिस्ट जो फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट जो फेमिनिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म, मैंने बार बार मेटा नैरेटिव, आपको लास्ट ही जो पोस्ट मॉडर्निज्म बताया था मैंने आपको, उसमें मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं, मल्टीपल नैरेटिव लेके आते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मार्क्सिस्ट को कुछ भी बताओ, वो सीधा सा कहेंगे कैपिटलिज्म की वजह से, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंको, सोशलिज्म कम्युनिज्म ले आओ। तो यहाँ भी मार्क्सिस्ट वही बात कर रहे हैं कि ये सब जो औरतों के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है, तो औरतों को हमारा साथ देना चाहिए। जब सोशलिज्म कम्युनिज्म आ जाएगा तब औरतों की कंडीशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या है, जिसमें आपका कैरोल हैनिस आती हैं, जो कॉन्सेप्ट देती है पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब ये पर्सनल इज को पॉलिटिकल को अच्छे तरीके से इस स्टेटमेंट को खोल के मैंने जो फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी हमने की थी उसमें मैंने अच्छे से करवाया था। तो कैरोल हैनिस का जो कॉन्सेप्ट है पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अब सुजान मुलर, इसकी जो जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, ये भी सजेस्ट, बेसिकली रेडिकल फेमिनिस्ट आपके किस पे फोकस करते हैं कि स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, पैट्रियार्की का, ठीक है, पितृ प्रधान की स्टेट में बेसिकली किसकी चलती है, सिर्फ आदमियों की ही चलती है। तो जैसे रेडिकल फेमिनिस्ट हम पढ़ते हैं तो रेडिकल फेमिनिस्ट किस पे चोट मारता था, पैट्रियार्की पे। वो कहता है कि हमें ये प्रूव करना है कि हम आदमियों से अच्छे हैं और आदमियों का जो वर्चस्व है वो हमें उखाड़ फेंकना है और हमें बताना है कि वी आर द बेस्ट, ठीक है। तो ये सब हमने फेमिनिज्म में कवर किया था। तो यहाँ पे अपना स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हमने देख लिए कि मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, लिबरल क्या बोलते हैं। तो ये सब आपको आशा करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं समझ में आ गए तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट के लिए यस लिखें, ठीक है। और जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपके लिए रखा गया है, वो भी आप अच्छे से जो चाहें वो फीडबैक अपना दे सकते हैं ताकि हम कंटेंट को थोड़ा इंप्रूव करें, एनहांस कर सकें, ठीक है। खैर, जो भी आपके साथी है पॉलिटिकल साइंस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो अपना प्यार है वो चैनल को दें, ताकि ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले काम करने का, ठीक है। तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक